Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So this is the second part of this chapter. For the first part, watch video whose link is available in the description box. In this part, I cover the topics of causes of migration and consequences of migration. सो अब हमारी थर्ड हेडिंग इस चैप्टर की आती है, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। यानी कि माइग्रेशन जो होता है, चाहे वो नेशनली हो, मतलब एक ही देश के अंदर हो, या इंटरनेशनल हो। सो कॉजेज़ क्या है माइग्रेशन के, और इसी हेडिंग के अंदर हमें रीजंस भी शो किए गए हैं कि माइग्रेशन के मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं। सो माइग्रेशन के बेसिकली दो ही रीजंस होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर्स, एक होते हैं पुल फैक्टर्स। पुश एंड पुल ये हमारे वैसे तो फोर्स टॉपिक के कंपोनेंट है, और वही जो उनका मीनिंग है सेम यही रेलिवेट करता है। पुश का मीन्स होता है किसी चीज़ को कहीं से हटाना, एंड पुल होता है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना। तो पुश फैक्टर्स वो रीजंस होते हैं जो कि पर्सन को किसी भी प्लेस को छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं, एंड पुल फैक्टर्स वो रीजंस होते हैं जो कि किसी पर्सन को अपनी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। सो पुश फैक्टर्स पीपल्स को प्लेस ऑफ रेसिडेंस या प्लेस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि जो उनका बर्थ प्लेस है उसको छोड़ने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ज़्यादातर रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन करते हैं इन पुश फैक्टर्स की वजह से। जैसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पुश फैक्टर्स पुल फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। जैसे पॉवर्टी, किसी भी प्लेस पर यदि आप गरीबी झेल रहे हैं तो ये एक ऐसा कारण है कि आप उस स्थान को छोड़कर जाना चाहेंगे। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, उस एरिया पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लैंड पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, वहाँ पर रोड्स सही नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, तो ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके बाद वहाँ नेचुरल डिसास्टर बहुत ज़्यादा आते हैं रूरल एरियाज़ में। वॉर्स बहुत ज़्यादा, मतलब वॉर्स भी रीज़न बन जाता है किसी प्लेस को छोड़कर जाने का। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके बहुत ज़्यादा झगड़े आपके पड़ोसियों से हो रहे हैं तो आप मतलब दिमाग में आ ही जाता है कि इससे तो कहीं और हम जाकर रहने लगते हैं। तो पुश फैक्टर्स वो रीजंस होते हैं जो आपको माइग्रेट करने के लिए, उस प्लेस को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। वाइल सेकेंड फैक्टर्स होते हैं पुल फैक्टर्स, जो कि अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को डिफरेंट प्लेसेस से। और एज वी नो पीपल्स रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन करते हैं, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ये फैक्टर्स मिलेंगे, जबकि रूरल एरियाज़ में पुश फैक्टर्स होते हैं इंडिया में। जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी अर्बन एरियाज़ में मिल रही हैं तो आप वहाँ जाना चाहेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, आपको एक डेली वर्क वहाँ मिल रहा है जिससे आपकी अर्निंग होगी, आप लिवलीहुड अर्न कर पाएंगे। हायर वेजेस, ज़्यादा आपको सैलरी मजदूरी वहाँ मिल रही है। एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेटर एजुकेशन है, तो ये सारे हमारे पुल फैक्टर्स होते हैं। सो ये हमारे दो तरीके के रीजंस हैं माइग्रेशन के, और आपसे क्वेश्चन इसी टॉपिक से घुमाकर भी पूछा जा सकता है। आपको रीजंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पुल है कौन सा पुश है। तो पुल वो होंगे जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव रीजंस होंगे दैट इज़ पुल फैक्टर्स, और जो निगेटिव होंगे दैट इज़ पुश फैक्टर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रीजंस फॉर मेल फीमेल माइग्रेशन, क्योंकि मेल का अलग करके पूछ लिया जाता है और फीमेल का अलग पूछ लिया जाता है। सो मेल माइग्रेशन के लिए जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है ये 38% रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में 38% लोग मेल पीपल्स जो हैं वो वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं, जबकि मैरिज सिर्फ उनका 2% ही रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ 2% ही मैरिज रिस्पॉन्सिबल है मेल माइग्रेशन के लिए, वाइल फीमेल्स के लिए मैरिज 65% रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में फीमेल्स माइग्रेशन का, बिकॉज उनको अपना पेरेंटल हाउस छोड़कर जाना होता है आफ्टर मैरिज एज पर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जबकि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट सिर्फ फीमेल्स के लिए 3% ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बुक में एक पाई चार्ट शो किया गया है, लेट्स हैव अ लुक।
सो फर्स्ट पाई चार्ट में मेल माइग्रेशन के रीजंस को शो किया गया है एंड सेकंड में फीमेल माइग्रेशन के। सो मेल माइग्रेशन के लिए वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा सिर्फ 3% है, जबकि work and employment is 38% while marriage is only 2% रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा हमारे बिजनेस, एजुकेशन, मूव आफ्टर बर्थ, मूव्ड विद हाउस होल्ड्स एंड अदर्स बहुत सारे रीजंस शो किए गए हैं। द मेन एंड इम्पॉर्टेंट इज़, एक वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है जो सबसे ज़्यादा है और एक वो इम्पॉर्टेंट होता है जो सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेल और फीमेल्स के लिए है मैरिज, जबकि करस्पॉन्डेंस मैरिज मेल्स के लिए सबसे लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल्स के लिए सबसे लीस्ट रिस्पॉन्सिबल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है। सो इसलिए हम सिर्फ सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है और सबसे कम जो रिस्पॉन्सिबल रीजंस हैं वो ही कंसिडर करेंगे। सो लास्ट हेडिंग अब हमारी थर्ड हेडिंग चैप्टर में आती है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है ये हमने देख लिया, किस तरीके का माइग्रेशन होता है, कैसे माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है, माइग्रेशन में स्पेशल वेरिएशंस क्या है इंडिया के अंदर, देन रीजंस क्या हैं माइग्रेशन के। सो लास्ट हेडिंग इज़ माइग्रेशन का रिज़ल्ट क्या है। माइग्रेशन चाहे इंटरनेशनल हो रहा है या नेशनल हो रहा है, उसके परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो हमारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें शो किए गए हैं। इकोनॉमिक यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था पर माइग्रेशन के क्या प्रभाव हैं, डेमोग्राफिक किसी भी एरिया के पॉपुलेशन डेटा पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल यानी कि सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट है, और इन्वायरमेंटल बिकॉज माइग्रेशन की वजह से इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट होती है। सो लेट्स हैव अ लुक इन 4 कॉन्सेप्ट्स पर माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो माइग्रेशन से बेनिफिट्स भी क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, एरियाज़ के लिए भी और पीपल्स के लिए भी, जहाँ से भी वो माइग्रेट करते हैं और जहाँ पर भी करते हैं, दोनों ही एरियाज़ के लिए और दोनों ही एरियाज़ के लोगों के लिए माइग्रेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिफरेंट सेपरेट करके भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन पे कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, डेमोग्राफिक, सोशल या एनवायरमेंटल। सो आपको सेपरेट ही स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये देखते हैं। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस शो किए गए हैं हमारे इकोनॉमी पर, इसके क्या इम्पैक्ट है। अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे कंट्री को या उस रीजन को जहाँ से लोगों ने माइग्रेशन कर लिया है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दैट इज़ रेमिटेंस। REMITTANCE ये वर्ड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइग्रेशन टॉपिक में। रेमिटेंस का बेसिकली मीन्स होता है जो लोग दूसरे देश में जाकर बस गए हैं वो अपने फैमिली को मोस्टली होम कंट्री में ही छोड़कर जाते हैं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो अपने फैमिली को कुछ पैसे भिजवाते हैं, उसी पैसे को हम रेमिटेंस कहते हैं। जैसे पंजाब स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग कनाडा में जाकर बस जाते हैं जिन्हें NRI कहते हैं, तो वो अपने फैमिलीज़ को कुछ पैसे भिजवाते हैं और उसी पैसे को हम रेमिटेंस कहते हैं। और क्योंकि बाहर से दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आ रहा है, सो फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है इंडिया के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होने से हमारे इकॉनमी डेवलप होती है, GDP राइज होता है, इसलिए इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माइग्रेशन का इकॉनमी पर माना जाता है। Remittances from international migrant are major sources of foreign exchange, as I already told you now. सो पंजाब, केरल एंड तमिलनाडु ये 3 वो स्टेट्स हैं इंडिया की जो सबसे ज़्यादा अपने इंटरनेशनल माइग्रेंट से रेमिटेंस रिसीव करती हैं। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स वाज लो। जबकि जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाकर लोग बसते मतलब काम के लिए जाते हैं, वो भी अपने गांव में अपने घर परिवार को पैसे भेजते हैं, उसको भी हम रेमिटेंस कहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो है। जो हमें इंटरनेशनल माइग्रेंट से रेमिटेंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि वो अदर करेंसी होती है इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
Remittance plays an important role in the growth of economy of source of area. This amount is mainly used for repayment of debts, treatment, marriage, infrastructural development, etc. तो जो फैमिलीज़ जिनको वो रेमिटेंस रिसीव होता है अपने फैमिली मेम्बर से, उसको वो अपने कर्ज चुकाने के लिए, हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, शादी करने के लिए, या कि कोई भी जो उनका वर्क लेफ्ट है उसको करने के लिए वो यूज़ करते हैं. इट वर्क्स एज लाइफ ब्लड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पुअर विलेजेस ऑफ वेरियस स्टेट्स. और जो हमारे बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ के जो गरीब गांव हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए वो एक तरह के लाइफ के तरह काम करता है रेमिटेंस, क्योंकि वो अपने लोगों को जो विलेजेस में रहते हैं इंडिया के अंदर, वो जब पैसे भेजते हैं तो उससे उन लोगों का डेवलपमेंट होता है एंड कॉन्सिक्वेंटली उनके विलेज का डेवलपमेंट होता है. Migration from rural areas of East UP, Bihar, MP and Odisha to the rural areas of Punjab, Haryana and West UP determined the success of Green Revolution. और माइग्रेशन का एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमी पर ये देखा गया है. जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ था उस वक्त जो ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा स्टेट के रूरल एरियाज से लोगों ने, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उन्होंने माइग्रेशन किया था वेस्ट उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा स्टेट्स में. वहाँ पर जाकर उन्होंने एग्रीकल्चर किया और उसी का रीज़न था इन स्टेट्स में और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और उसके क्या क्या इम्पैक्ट इंडिया पर पड़े पॉजिटिव, वो हमने पता ही है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में. तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइग्रेशन के ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो नेगेटिव भी हैं इंडियन इकोनॉमी पर माइग्रेशन के इम्पैक्ट. जैसे अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ओवर क्राउडिंग. जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई, स्पेशली इन दोनों स्टेट्स सिटीज़ में, चेन्नई, कोलकाता, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आकर बस चुके हैं कि वहाँ पर जगह ही नहीं बची है उन लोगों के रहने की. लैंड्स, जितना एरिया, लैंड एरिया वहाँ पर है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर हो चुके हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर स्लम्स डेवलप हो गए हैं. मुंबई में सबसे बड़ा, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई के अंदर है, जिसे धारावी के नाम से जाना जाता है. तो स्लम एरियाज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्लम एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का. सेकेंड इज़ डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एक एरिया के पॉपुलेशन पर उसका क्या इम्पैक्ट है. तो माइग्रेशन का डेमोग्राफी पर किसी भी एरिया की निगेटिव इम्पैक्ट ही होता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है, ओनली निगेटिव इम्पैक्ट है. माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री. अब जैसे करंट सिचुएशन में जितने भी लोग अपने अपने गांव चले गए हैं, इससे एक बार फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पॉपुलेशन का हमारे देश के अंदर. कहीं पर ज़्यादा हो गए हैं पॉपुलेशन, कहीं पर कम हो गई है. तो ये एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज हमें दोबारा से पूरा डेटा अब कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. रूरल अर्बन माइग्रेशन मोस्टली कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़. एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन होता है, जिस वजह से सिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है एंड हेंस स्लम्स डेवलप हो रहे हैं. Age and skill selective out migration from rural area have adverse effect on rural demographic structure. अब देखिए हमारे इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर तो लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में ही एंगेज्ड होते हैं. बट फिर भी कुछ लोग जो कुछ अच्छा बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वटेवर कुछ बन जाते हैं, तो वो उस रूरल एरिया में नहीं रहते हैं, वो उस जगह को छोड़कर शहर में आकर बस जाते हैं. यही होता है नॉर्मली. और इस वजह से जो उस एक रूरल एरिया में थोड़ी सी स्किल डेवलप हुई थी, जो एक वहाँ पर एडोलेसेंट पॉपुलेशन थी रूरल एरिया की, वो वहाँ से चली गई, जिस वजह से रूरल एरिया में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं आज तक. और यही रीज़न है रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट ना होने का. वही पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स की बात आ जाती है. उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ सिटीज़ में मिलती हैं, तो वो रूरल एरियाज़ में क्यों रहेंगे. और इसी वजह से रूरल एरियाज़ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो हमारा बिगड़ जाता है.
High out migration from Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh, and East Maharashtra have caused serious imbalances in age and sex composition of these states. और इन एरियाज़ में से सबसे ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया है और इसी वजह से जहाँ से उन्होंने माइग्रेशन किया है उस एरिया पर बहुत ज़्यादा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस माइग्रेशन के पड़े हैं. Similarly, imbalances are also caused into recipients states. और ठीक उसी तरह जिस स्टेट में वो लोग जाकर सेटल हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है जिस वजह से स्लम्स डेवलपमेंट सिटीज़ में हो रहा है. तो जिस एरिया से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं और जिस एरिया में करते हैं दोनों ही एरियाज़ पर माइग्रेशन के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं. थर्ड इज सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. सोसाइटी पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं माइग्रेशन के तो कुछ निगेटिव हैं. पॉजिटिव इज माइग्रेंट्स एक्ट्स एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. अब जैसे किसी एक पर ऐसे एरिया पर बाहर से लोग आकर बस गए हैं जो पहले से ज़्यादा डेवलप नहीं था और वहाँ पर आकर लोग बस गए हैं और उन्होंने वहाँ पर चेंजेस करने शुरू किए हैं तो उन माइग्रेंट्स की वजह से उस एरिया का सोशल चेंज हो जाता है. तो ये सोसाइटी पर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है. द न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एट्सेट्रा गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू माइग्रेंट्स. इफ़ अर्बन एरिया के पढ़े लिखे लोग रूरल एरियाज़ में जाकर सेटल्ड होते हैं जो बहुत कम है इंडिया में वैसे तो उनके जो न्यू आइडियाज़ होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन जो कि रूरल एरियाज़ में हमें देखने को नहीं मिलते हैं ये टॉपिक्स कंसेप्ट्स, तो ये अपने साथ वहाँ पर लेकर जाते हैं. उनकी सोच उनके साथ वहाँ पर जाती है और इससे सोशल चेंज माइग्रेंट्स की वजह से होता है. It leads to intermixing of people from diverse cultures which evolve composite culture and breaks narrow considerations and widens up mentality of pupils. So migrants के वजह से जो एक प्लेस पर कल्चर है वो बहुत डाइवर्स हो जाता है. अलग अलग कल्चर के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर होते हैं तो वो सब एक दूसरे को समझ पाते हैं. जैसे कि पूरे इंडिया में हैं कितने सारे डाइवर्स कल्चर्स हैं. देन जो एक हमारी सिकड़ी हुई मानसिकता होती है कि हम सिर्फ अपने ही धर्म को मानेंगे, हम दूसरे धर्म को बिल्कुल एक नेगेटिव वे में देखते हैं, तो ये सारी जितनी भी नैरो कॉन्सिडरेशंस हैं वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं और हमारी जो मेंटालिटी है लोगों की वो इंक्रीज़ होती है. तो वो सब इन माइग्रेंट्स की वजह से होता है. जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखें किसी भी सोसाइटी कॉलोनी में कोई एक ऐसी एजुकेटेड फैमिली आ जाए और उस कॉलोनी में कुछ मतलब पहले से कुछ सुपरस्टिशियस अंधविश्वास के कार्य लोग करते आ रही हो और वहाँ पर जो वो न्यू एजुकेटेड फैमिली आई है वो उसका अपोज करे उस वर्क को, सुपरस्टिशियस वर्क को, तो धीरे धीरे वो लोग भी समझेंगे एंड देन सोशल चेंज उस कॉलोनी का, सोसाइटी का होगा. तो ये सोसाइटी पर माइग्रेशन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हैं. सो पॉजिटिव के साथ साथ सोसाइटी पर कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं माइग्रेशन के. जैसे माइग्रेशन लीड्स टू एनॉयमिटी विच क्रिएट्स सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन. एनॉयमिटी वर्ड का मीन्स होता है एकांतवास. माइग्रेशन की वजह से हम अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. जैसे किसी न्यू प्लेस पर हमने माइग्रेशन किया है तो हम वहाँ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अपने अपने में ही रहेंगे. तो इससे जो समाज है वो सिकुड़ता है, सोशल वैक्यूम होता है और इससे हमें एक डिजेक्शन मीन्स एक एकांतवास की हमें फीलिंग आती है. कॉन्टिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़. और इफ़ कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अकेला ही रहेगा, उसको डिजेक्शन की ही फीलिंग आती रहेगी कि मुझे समाज से अलग किया हुआ है, यहाँ पर कोई मुझसे नहीं बोलता न्यू प्लेस पर, तो वो उसको समाज के खिलाफ जो कार्य होते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने पर मजबूर कर देती हैं या वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है उस पर्सन का माइंड. तो ये माइग्रेशन के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. सो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी माइग्रेशन के निगेटिव ही हैं. माइग्रेशन से
डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की तरह इन्वायरमेंट पर भी माइग्रेशन का कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। निगेटिव इज़ पीपल्स की ओवरक्राउडिंग होने से जो हमारे एग्जिस्टिंग सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अर्बन एरियाज़ पर, उस पर प्रेशर पड़ता है, हमारे रिसोर्सेज डेप्लीट हो रहे हैं। इसकी वजह से अर्बन सेटलमेंट अनप्लैन्ड ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन कहीं भी हो रहा है और एक प्लान्ड सेटलमेंट जब नहीं होता है उसकी वजह से कहीं पर भी जब लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं देन वहाँ पर एक पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है, वो एक पूरा एरिया डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे पूरा एक अर्बनाइजेशन वहाँ होने लगता है। तो ये अनप्लैन्ड होता है जिस वजह से वहाँ आपको सैनिटेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सब अनप्लैन्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट की वजह से ही होता है। स्लम्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लाइटेशन की वजह से जो सिटीज़ ऑलरेडी एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ग्राउंड वाटर डेप्लीशन की, एयर पॉल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो ये सारे इन्वायरमेंट पर माइग्रेशन के निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं और ये सिर्फ इसीलिए हैं बिकॉज पीपल्स पहले से बहुत ज़्यादा उस प्लेस पर आकर सेटल हो गए हैं। सो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा भी कुछ अदर्स कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन के शो किए गए हैं। जैसे जो माइग्रेशन है वो एक विमेन के स्टेटस को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, दोनों तरह से एक विमेन के स्टेटस को इफ़ेक्ट करता है। रूरल एरियाज़ में मेल आउट माइग्रेशन होता है, यानी कि मेल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की रीजंस की वजह से रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन कर जाते हैं, लेकिन वो अपने जो उनकी वाइफ है उसको वहीं गांव में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से वो उनकी जो वाइफ होती है वो एक तो ऑलरेडी, क्योंकि मोस्टली सबका रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वर्क होता है, तो वो फिज़िकल वर्क भी करती है, साथ साथ वो अपने पूरे घर का काम करती है, अपने चिल्ड्रंस को बियर करती है। तो विमेंस के ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये विमेन के स्टेटस को माइग्रेशन इफ़ेक्ट करता है। Migration of women either for education or employment enhances their role in the economy but also creates dangers to them. तो ये एक नेगेटिव हो गया विमेन स्टेटस पर, लेकिन पॉजिटिव ये है जो माइग्रेशन विमेंस करती हैं एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के लिए, वो उनका जो रोल है इकोनॉमी में उसको बढ़ाता है, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाता है इंडियन इकोनॉमी में। बट अगेन उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके लिए नेगेटिव बन जाता है। सो माइग्रेशन की वजह से विमेन स्टेटस इफ़ेक्ट होता है। चैप्टर के लास्ट पेज पर एक कंक्लूजन हमें चैप्टर का दिया गया है। सो इफ रेमिटेंसेस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन फॉर सोर्स रीजन, द लॉस ऑफ हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट सीरियस कॉस्ट। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो लोग हमारे दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं वो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, यानी कि अपने फैमिलीज़ को जो पैसा भेजते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट का सोर्स है। लेकिन वो पर्सन जो खुद हमारे देश से दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है, इफ़ वो खुद हमारे देश में ही रहता, हमारे देश में ही रहकर काम करेगा, तो वो ज़्यादा हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट होगा, प्लस उसकी फैमिली के लिए बेनिफिट होगा, वो अपनी फैमिली के साथ रह पाएगा। तो जो एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का लॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है उस रेमिटेंस के अमाउंट से जो वो हमें दूसरे देश में रहकर भेजता है। Industrial economies are admitting and recruiting highly trained professionals from poor regions and underdevelopment in the source region gets down. अब जो हमारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पुअर रीजन्स के जितने भी लोग हैं, हाईली ट्रेंड हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उन सबको वो रिक्रूट कर रही हैं, अपने यहाँ पर जॉब ऑफ़र कर रही हैं, जिससे जो हमारे पुअर एरियाज़ हैं, लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स हैं, वहाँ का जो अंडर डेवलपमेंट है वो पहले से कम होता जा रहा है। सो ये हमारा सेकंड चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का, दैट इज़ माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। For the NCERT question answers and map skills, watch part 3 of this chapter directly from the link available in the description box.